सभी को सादर प्रणाम। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दुर्गा भाभी के विषय में, जो सशक्त भारतीय महिला हैं, क्रांतिकारी दल की सदस्य हैं और उनके कुछ साहसपूर्ण कारनामे और आगे के जीवन को यहाँ पर रखने का प्रयास किया जाएगा। पहली बात जो मैं रखना चाहूँगा, साइमन कमीशन का लाहौर के अंदर विरोध किया गया, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे और विरोध के कारण से उनको जवाबी कार्रवाई करते हुए एक सैंडर्स और स्कॉट नाम के पुलिस के अधिकारियों ने लाठीचार्ज करवाया और स्वयं भी किया, जिसके अंदर लाला जी को भारी चोटें आईं और उसके परिणाम स्वरूप कुछ दिनों के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद में उसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को पुलिस स्टेशन के बाहर ही गोलियों से भून डाला। अंग्रेज़ों को ऐसी कोई आशा नहीं थी कि इतना भी दम कोई क्रांतिकारी कर सकता है, इतना कार्य कोई कर सकता है, इतना कोई क्रांतिकारी सोच भी सकता है कि अंग्रेज़ अधिकारी को मार डाले। खैर, मरने के बाद में क्रांतिकारियों को लाहौर से बाहर निकाला जाना आवश्यक था। उसके अंदर भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य अनेक क्रांतिकारी जो लाहौर के अंदर उस समय में थे। तो भगत सिंह को और राजगुरु को बाहर निकालने की जिम्मेदारी दुर्गा भाभी के ऊपर डाली गई। दुर्गा भाभी को बताया गया कि आपको एक अंग्रेज़ अधिकारी की पत्नी का रूप धारण करना है और भगत सिंह जो हैं वो अंग्रेज़ अधिकारी बनेंगे। आप जो चित्र भगत सिंह के देखते हैं, जिसके अंदर वो एक क्लीन शेव किए हुए युवक हैं, जो प्रायः उनका चित्र प्राप्त होता है, ये उसी समय का चित्र है। तो रेलवे स्टेशन के ऊपर भगत सिंह और दुर्गा भाभी, जो एक अंग्रेज़ अधिकारी और उनकी पत्नी के रूप में है, और उस अंग्रेज़ अधिकारी की गोद में शची, जो दुर्गा भाभी का बेटा है, 2.5 साल का है, वो उनकी गोद के अंदर है। साथ में सुखदेव उनके नौकर के रूप में है। सुखदेव के लिए अलग तीसरे डब्बे के अंदर सुखदेव को जाना है और दुर्गा भाभी को और भगत सिंह को पहले दर्जे के अंदर एक कूपे के अंदर, जो पहले से आरक्षित कराया गया, उसके अंदर जाना है। तीनों रेलवे स्टेशन के ऊपर हैं, भारी पुलिस बल वहाँ पर है। तीनों के पास में रिवॉल्वर है और तीनों के हाथ जो हैं वो ट्रिगर के ऊपर हैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। तो एक महिला के लिए, एक भारतीय महिला के लिए, एक सच्चरित्र महिला के लिए इस बात को सुनना भी बड़ा मुश्किल होता है कि मैं क्या किसी और की पत्नी हो सकती हूँ, लेकिन उन्होंने बड़ी बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया। पहला ये महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। एक और अवसर ऐसा ही उपस्थित हुआ जब भगवती चरण परीक्षण कर रहे थे। बम का परीक्षण करने के लिए रावी नदी के किनारे आगरा में गए और वो परीक्षण इसलिए किया गया था कि भगत सिंह के अंदर जाने के बाद, असेंबली में बम धमाका करने के बाद जब भगत सिंह अंदर गए तो उनको छुड़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास हो रहे थे और उन प्रयासों में से एक था कि बमों को बना करके उनको पटकाया जाए और पटका करके वहाँ से भगत सिंह इत्यादि को बाहर निकाल लिया जाए। तो इन प्रयासों के अंदर भगवती चरण की मृत्यु हो गई। उनके हाथ के ऊपर ही बम फट गया। उनको लगा कि इसकी पिन ढीली है और उसको ठीक करने लगे, इतने में बम फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। एक महिला के लिए बहुत बड़ी दुखद स्थिति होती है, एक युवती के लिए विशेष रूप से, कि उसके पति की मृत्यु हो जाए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्रांतिकारी दल के लिए काम करना छोड़ा नहीं। थोड़े ही दिनों के अंदर वो सहज हो चुकी थी। उस क्रांतिकारी दल के साथ में काम करने में, शची को साथ में रखने में उनको बहुत परेशानियां कई बार होती थी। एक एक दिन में 3-3 ठिकाने उनको बदलने पड़ते थे। इसलिए उन्होंने अनेक स्थानों पर छोटे से बच्चे को बहुत जगह पर रखा और आज के समय जैसी स्थितियां नहीं थी कि आप कभी भी वीडियो कॉल करके अपने बच्चे को देख लें, उससे बातचीत कर लें। वो ऐसा समय था, आज से 100 साल पहले का समय था, जिस समय में इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लेकिन उन्होंने कार्य करना आरंभ रखा। उनके मुख्य कार्यों के अंदर हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना जब आवश्यकता हो। दूसरा, दल के कार्यों के लिए धन को एकत्रित करना, सामान्य जनता से धन को एकत्रित करना और उनको चंद्रशेखर आज़ाद, अन्य क्रांतिकारियों को सौंप देना। इसके अलावा
रात्रि के समय में उनके पास कुछ विशेष कार्य थे। आप देखिए, कोई महिला जो विधवा हो, हम लोग कहते हैं सशक्त महिला, आज की सशक्त महिलाएं क्या इस प्रकार के कार्यों को करने की सोच सकती हैं। और रात्रि के समय में उनके पास क्या जिम्मेदारी होती थी कि दल के उद्देश्य जिन पर्चों में लिखे हुए होते थे, जन सामान्य में जागृति लाने के लिए, सामान्य लोग जो जनता है वो विरोधी ना हो जाए, और उनको हमारे उद्देश्य क्या हैं, दल के उद्देश्य क्या हैं, क्रांतिकारियों के उद्देश्य क्या हैं, ये बताने के लिए पर्चों को वो रात अंधेरे के अंदर दीवारों पर जाकर के चिपकाती थी, और उसके साथ ही वो पेड़ों के ऊपर लगा देती थी। तो ये कुछ काम थे। इसके अलावा जेल के अंदर से सूचनाओं को बाहर लाना, और बाहर जो क्रांतिकारी हैं उनसे सूचनाएं लेकर के जेल के अंदर लेकर के जाना, ये कुछ काम उनके पास में होते थे। एक बार उनको जिम्मेदारी दी गई मुल्तान से लाहौर तक बमों को लाने की। तो मुल्तान के एक गांव के बाहर कोठे के अंदर बमों को रखा गया था। दुर्गा वहां पहुंच गई, और वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने बैग के अंदर बमों को डाला और उठा करके देखा तो बैग बहुत भारी हो चुका था। जैसे कैसे सामान्य रहते हुए, अगर मेरी चाल से किसी प्रकार के व्यवहार से ये पता चले कि ये बम वाला है या बहुत भारी है, तो दूसरे व्यक्तियों को शक हो सकता है। इसलिए सामान्य बने रहते हुए वो उसको ट्रेन के अंदर लेकर के आई, और ट्रेन से उतरने के बाद में जैसे जैसे ही उसको रखा जाता था तो रखते ही बहुत ज़ोर की आवाज़ होती थी। वज़न के कारण से, भारी होने के कारण से बहुत ज़ोर की आवाज़ हुआ करती थी। तो वो बहुत सावधानी से उसको लेकर के आ रही थी। एक तांगे वाले को उन्होंने किया, और तांगे के ऊपर रखने के लिए और ज़्यादा ज़ोर लगाने की आवश्यकता थी। एक भारी चीज़ को आपको पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर उठाना हो, धरती से, तो थोड़ा ज़ोर लगता है, ज़्यादा ऊपर उठाना हो तो और ज़्यादा ज़ोर लगता है। और वो भी तब जब आपको किसी को पता नहीं लगने देना कि ये कोई बहुत वज़नदार चीज़ मेरे पास में है। तांगे वालों को उन्होंने नहीं कहा कि इसको उठा करके रखो, क्योंकि तांगे वाला उठाता और उसको बहुत वज़न मालूम होता तो उस समय भी संदेह की संभावना थी। इसलिए स्वयं ही जोर लगा करके और सामान्य बने रहते हुए उन बमों से भरे हुए एक थैले को उठा करके उन्होंने तांगे के ऊपर रखा। आप कल्पना कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने के अंदर जो अंग्रेज़ सरकार कितनी क्रूर थी, जो छोटे छोटे बच्चों को भी बख्शने वाली नहीं थी। एक महिला का इस प्रकार का कार्य, समझिए मनुष्य वह महिला अपने साथ में मौत को लेकर के चल रही है। ये मौत का सामान था जो उनके साथ में था, उसको लेकर के वो कार्य कर रहे थे। हम लोग छोटी छोटी सी बात पर आजकल टेंशन में आ जाया करते हैं। थोड़ी सी हम कल्पना करें कि किस प्रकार की किस जिगर की, किस आत्मबल की वो महिला रही होगी, जो बमों को साथ में लेकर के एक शहर से दूसरे शहर के अंदर अंग्रेज़ों के ज़माने के अंदर लेकर के आ रही है और क्रांतिकारियों का सहयोग कर रही है। उसके बाद वहाँ रख करके और वो उसमें बैठी, तांगे के ऊपर सवार हुई। अब यदि तांगे वाले को जहाँ इन्होंने बम को लेकर के जाना है, बमों को लेकर के जाना है, वहाँ लेकर के जाएं तो तांगे वाले को ठिकाने का पता चलता है। तो रास्ते में अमृतधारा वालों की कोठी आई, वहाँ पर उन्होंने तांगे वाले को रोका, और रोक करके वहाँ पर उतार लिया बमों को और उनको भेज दिया, तांगे वाले को भेज दिया। फिर धीरे धीरे करके उठाती हुई, सहजता से रखती हुई, और जहाँ इनको बमों को पहुँचाना था वहाँ तक वो सकुशल लेकर के पहुँची। ऐसी ही एक घटना और हुई। जयपुर से इनको एक बार हथियारों को लेकर के आना था और लाहौर लेकर के आना था। जयपुर से लाहौर काफ़ी दूरी पर स्थित है। तो वहाँ पर जब गए तो कैसे लेकर के जाएं, तो क्या किया, उन्होंने कहा, देखा कौन कौन से हथियार हैं। हथियारों को लेकर के वो एक कमरे के अंदर गईं और सारे अपने शरीर के ऊपर उन्होंने हथियारों को लगाया। उसके बाद में वस्त्रों को पहना, और सर्दी का मौसम था, ऊपर से शाल को ओढ़ लिया। उसके बाद में ट्रेन में बैठ कर के वो गईं, और सारी रात का सफ़र था, दिन का सफ़र था, लेकिन उसके अंदर नींद कहाँ आनी थी। तो इस प्रकार के कार्यों को वो अंजाम देने वाली थी दुर्गा भाभी। इसके बाद में हम उनके जीवन को जितना जितना देखते हैं, भगवती चरण की मृत्यु हो चुकी थी। बाद में सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी हो गई, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई अल्फ्रेड पार्क के अंदर। दल का कार्य लगभग बिखर चुका था। तो इनके मन में विचार आया, अब शची की थोड़ी सुध ले लेनी चाहिए। बच्चा होते हुए जिस स्नेह का वो हकदार था, हर बच्चे को अपनी माँ का, अपने पिता का स्नेह मिलना चाहिए, उनका हक है। जिस स्नेह का वो हकदार था,
वो स्नेह उसको प्राप्त नहीं हो पाया तो उनको लगा अब मैं इसको कुछ पढ़ा लिखा लूँ। तो पढ़ा लिखा लूँ तो वो सबसे पहले पढ़ाने लिखाने के लिए हाथ में कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। क्रांतिकारियों को भोजन की ही व्यवस्था मुश्किल से हुआ करती थी, तो रुपया धेला तो कहाँ से आता। तो सबसे पहले वो अपने जेठ जी के पास में गईं और वहाँ जा कर के उनको कहा, तो जेठ जी ने तुरंत कह दिया, देखो तुम लोगों को ऐसा भूत सवार हुआ, ऐसा क्या तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ आया है क्रांति का जो तुम्हारे दिमाग में सवार हुआ, उसके कारण से न तो भाई रहा और संपत्ति जो है उसको जब्त किया जा चुका है, जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसके ऊपर कर्जा है। इसके बाद में उनको याचक बनना स्वीकार नहीं था। उन्होंने वहाँ से उल्टे पैर जैसे गई थी वैसे ही वापस लौट आई। उनको ध्यान आया कि भगवती चरण ने, उनके पति ने उनके जो ससुर के द्वारा 40,000 रुपये की राशि दी गई थी उसमें से बचे हुए कुछ पैसे परिवार के ही एक करीबी अमरदास जी को दे दिए थे। तो अमरदास जी के पास में सियालकोट में गई और वहाँ जा कर के अमरदास जी ने उनको पहचानने तक से इनकार कर दिया। उनको देखा और ऐसे देखा जैसे पहली बार कभी देखा हो। खैर उन्होंने कुछ भी वहाँ से नहीं कहा और चल पड़ी। चलने के बाद में उनको ध्यान आया कि उनके पिताजी ने, जब वो बैरागी हुए थे तो अपने मित्र बटुकनाथ अग्रवाल जी को, जो इलाहाबाद में रहते हैं, उनको कुछ पैसे दिए थे, 5,000 रुपये उनको दिए थे। तो वो इलाहाबाद पहुंच गई। बटुकनाथ जी ने इनको पहचाना और आदर दिया। आदर देने के बाद में इनके बिना कहे उनको पैसे जो है दे दिए। उन पैसों को लेकर के और कृतज्ञता ज्ञापित करके वो वहाँ से चली और लखनऊ आ गई। लखनऊ के अंदर कुछ मित्र, कुछ परिचित वहाँ रहते थे। तो लखनऊ में उन्होंने 15 बच्चों के साथ में मोंटेसरी स्कूल को आरंभ किया और अपना जीवन, अपना समय ज़्यादा उसमें बिताना शुरू किया। इधर आज़ादी का कुछ समय बीतने के बाद में आज़ादी का शोरगुल हुआ। आज़ादी आ चुकी है ऐसा उनको पता चला, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए, गरीब आदमी के लिए, जिनकी बात भगत सिंह किया करते थे, क्रांतिकारी जिनकी बात किया करते थे, उनके लिए कुछ आज़ादी आई है, उनको ऐसा, दुर्गा भाभी को ऐसा कभी भी नहीं लगा। उनको सत्ताएं सब संभाल रहे थे, कुर्सियों को संभाला जा रहा था, चाहे वो भारत था चाहे पाकिस्तान था, लेकिन आम आदमी की सुध-बुध किसी को नहीं थी। दुर्गा भाभी ने कभी कोई पेंशन लेना स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी काम किया था, उनको पेंशन मिलती रही। दुर्गा भाभी ने कोई इस प्रकार का, किसी भी प्रकार का सहयोग लेना ठीक नहीं समझा। न वो नेताओं से जा कर के मिली, न उन्होंने किसी प्रकार का कहा कि मुझे इस प्रकार के सहयोग की ज़रूरत है या देश को इस प्रकार से चलाइए, ऐसी कोई चर्चा नहीं की। वो अपने स्कूल को चलाने में लगी रहीं और उनके परिश्रम के कारण से, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से वो स्कूल लखनऊ के निवासियों ने देखा, थोड़े ही दिनों के अंदर वो एक कॉलेज के अंदर परिवर्तित हो गया और प्रतिष्ठित कॉलेज वो बना। जिन्होंने देश से कुछ न चाहा हो, वो एक स्कूल और कॉलेज के मोह में कहाँ फंसने वाली थी। कॉलेज जब स्थापित हो गया तो उन्होंने कुछ लोगों की वहाँ कमेटी बना दी और कमेटी के सुपुर्द वो कॉलेज कर दिया और स्वयं गाज़ियाबाद में अपने बेटे के पास में, शची के पास में आ गई। वहीं रहते हुए 15 अक्टूबर 1999 में 92 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। तो ये थी एक सशक्त क्रांतिकारी महिला। हमें आशा है आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और अन्य महापुरुषों की इस प्रकार की जीवनियों को सुनते रहेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।